आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। Hello everyone, welcome to our YouTube channel for Nurses Preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 3rd March 2021 and we are here with today's MCQ session. This video is especially prepared for the students who are preparing for upcoming exams like AIMS NORCET, ESIC, different state community health officer CHO exams, CRPF exam, NHM or HSSC exam. So let's begin our today's video with question number 1. एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन हीमोग्राम वाइल। हीमोग्राम वाइल में कौन सा एंटीकोगुलेंट मौजूद रहता है? ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी ईडीटीए, ऑप्शन सी लिथियम हिपेरिन या फिर ऑप्शन डी सोडियम सिट्रेट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। हीमोग्राम वाइल, जिसे आप सीबीसी वाइल के नाम से भी जानते हैं, यदि किसी पर्सन के अंदर आपको सीबीसी टेस्ट कराना है तो आप कह सकते हैं कि हमें उसमें हीमोग्राम करवाना है। सीबीसी वाइल के अंदर आपको एंटीकोगुलेंट के रूप में ईडीटीए मिलेगा, जिसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटीए का पूरा नाम है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब ये वाइल के अंदर या हीमोग्राम वाइल के अंदर क्यों मिलाया जाता है? जैसे ही आप सैंपल को वाइल के अंदर रखेंगे तो ये ब्लड सैंपल कहीं इसमें क्लॉटिंग ना हो जाए, क्लॉट ना बन जाए, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट के रूप में ईडीटीए डालते हैं। हिपेरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड में पाया जाता है और ये बॉडी में ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकता है। हिपेरिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका एंटीडोट कौन सा है? हिपेरिन के एंटीडोट के रूप में हम प्रोटामीन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, स्वेट ग्लैंड्स आर स्टिम्युलेटेड व्हेन। हमारी स्वेट ग्लैंड्स कब स्टिम्युलेट होती हैं? ऑप्शन ए व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, या फिर ऑप्शन बी व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब हमारे शरीर का तापमान गिरता है, या फिर ऑप्शन सी व्हेन बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जब हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है, या फिर ऑप्शन डी व्हेन पर्सन इज स्लीपिंग, जब व्यक्ति सो रहा होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। स्वेट ग्लैंड्स आर स्टिम्युलेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे ही हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारी स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल जाता है और ये स्वेट ग्लैंड स्वेट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं, पसीने का निर्माण शुरू कर देती हैं, और पसीने के निर्माण होते ही साथ हमारे बॉडी का जो तापमान है वो मेंटेन होने लगता है, रेगुलेटेड होने लगता है। ये इनका फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉजेज। यदि हमारे स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स में डायलेशन हो जाए तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए हीट लॉस होगा, ऑप्शन बी हीट प्रोडक्शन होगी, या फिर ऑप्शन सी नो इफेक्ट ऑन हीट लॉस और प्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हीट लॉस। मान लीजिए ये हमारी नॉर्मल बीवी है यानी ब्लड वेसल है, और किसी वजह से मान लीजिए हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी के द्वारा जो स्किन सरफेस के पास की ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाएगा, यानी अब इनका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। डायमीटर बढ़ने से जो बॉडी सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया है वो भी बढ़ जाएगा और इसकी वजह से
बॉडी से हीट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी? हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी किडनी या फिर ऑप्शन डी लीवर। The right answer of this question is option B. Skin is a largest organ of our body. Question number 5. Infected and solid dressing has to be discarded. Infected और soiled dressing को आप किस बैग में, किस कलर बैग में डिस्कार्ड करेंगे? ऑप्शन ए येलो बैग, ऑप्शन बी ब्लैक बैग, ऑप्शन सी ब्लू बैग, ऑप्शन डी रेड बैग। The right answer of this question is option A. Infected और soiled dressing को हम येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. The nurse in the delivery room assists with the delivery of newborn. After delivery, what should the nurse do to prevent heat loss via conduction in the newborn? आप एज अ नर्स किसी डिलीवरी रूम में डिलीवरी असिस्ट करवा रहे हैं। जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी की डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबी में कंडक्शन के थ्रू होने वाले हीट लॉस को रोकने के लिए आप निम्न में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए wrap the newborn in blanket, आप न्यूबॉर्न बेबी को ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। ऑप्शन बी क्लोज द डोर्स ऑफ द डिलीवरी रूम, आप डिलीवरी रूम के सभी दरवाजे बंद कर देंगे। ऑप्शन सी ड्राई द न्यूबॉर्न विथ वार्म ब्लैंकेट, आप न्यूबॉर्न बेबी को गर्म कम्बल से सुखाएंगे। या फिर ऑप्शन डी प्लेस द वार्म पैड ऑन द क्राइब बिफोर प्लेसिंग द न्यूबॉर्न इन द क्राइब, आप बच्चे को क्राइब यानी झूले या पालने में सुलाने से पहले उस झूले में वार्म पैड रखेंगे और फिर बेबी को उसमें लेटाएंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, प्लेस अ वार्म पैड ऑन द क्राइब बिफोर प्लेसिंग द न्यूबॉर्न इन द क्राइब। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था वो है कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस का होना मतलब किसी एक एटम से दूसरे एटम में हीट का ट्रांसफ़र होना। और ये हीट ट्रांसफ़र कब होगी? जब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब इस सिचुएशन को इस तरह से समझिए, ये बच्चे का क्राइब है या फिर पालना है, इसमें बच्चे को हम लेटाएंगे। मान लीजिए इस झूले की या पालने की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कम है और बच्चे का टेम्परेचर इसकी तुलना में ज़्यादा है, तो क्या होगा? बच्चे की जो शरीर की एनर्जी है या हीट है वो इस सरफेस में चली जाएगी और बच्चे को हाइपोथर्मिया डेवलप हो सकता है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? बच्चे को क्राइब में सुलाने से पहले इस जगह पर हम वार्म पैड को रखेंगे जिससे यहाँ की सरफेस का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद अपने हाथ की सरफेस को फील करते हुए यहाँ का टेम्परेचर चेक करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर आने पर हम यहाँ पर फिर बेबी को लेटाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हाइपोथर्मिया डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथर्मिया कॉज्ड बाय कंडक्शन occurs when the newborn is on cold surface such as cold pad or mattress. Warming the crib pad will assist in preventing hypothermia by conduction. हाइपोथर्मिया का मतलब है बॉडी टेम्परेचर का डिक्रीज होना, और कंडक्शन के थ्रू हमने बता दिया है आपको कि किस प्रकार से कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस होता है। और इस चीज़ से बचने के लिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? रेडिएशन अकर्स व्हेन द हीट फ्रॉम द न्यूबॉर्न रेडिएट्स टू कोल्डर सरफेस। रेडिएशन के थ्रू यदि हीट लॉस होता है तो उसमें न्यूबॉर्न बेबी की शरीर से हीट कोल्डर सरफेस की तरफ मूव करती है। कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है?
occurs as the air moves across the newborn skin from an open door to heat is transferred to the air. मान लीजिए न्यूबॉर्न बेबी है, उसको आपने कवर नहीं किया और रूम में जो एयर है बेबी को टच करके बाहर जा रही है, तो ऐसा होने से इस जो हीट लॉस हो रहा है उसे हम कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट लॉस कहेंगे. इट इज़ बाय द एयर. और इस सिचुएशन को रोकने के लिए हम जो डिलीवरी रूम था उसके गेट को क्लोज कर सकते हैं. अगर यहाँ पर कन्वेक्शन पूछा जाता तो ऑप्शन बी सही होता. नेक्स्ट आता है इवोपरेशन. इवोपरेशन को आप हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण, पानी का वाष्प बन के उड़ना. इवोपरेशन ऑफ मॉइस्ट फ्रॉम वेट बॉडी डेसिपेट्स हीट अलॉन्ग विद द मॉइस्चर. यदि न्यूबॉर्न बेबी के शरीर को हमने क्लीन नहीं किया तो उसके शरीर पर जो वाटर है उसका बॉडी टेम्परेचर को लेकर इवोपरेशन होगा, वाष्प बनेगी और इससे बेबी को हाइपोथर्मिया होने का खतरा बढ़ जाएगा. कीपिंग द न्यूबॉर्न ड्राई बाय ड्राइंग द वेट न्यूबॉर्न एट बर्थ प्रिवेंट हाइपोथर्मिया विया इवोपरेशन. और इवोपरेशन से बचाने के लिए हम बच्चे को ड्राई करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूबॉर्न डू नॉट शिवर टू प्रोड्यूस हीट, इंस्टेंट दे हैव ब्राउन फैट डिपॉजिटेड टू प्रोड्यूस हीट. हमें जब भी ठंड लगती है तो हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है, कपकपी होती है और इससे हमारी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है, गर्मी बनती है. लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर क्या है कि ब्राउन फैट का डिपोजिशन होता है और जब बच्चे का टेम्परेचर डाउन होता है, उसे ठंड लगती है, तो इनके द्वारा हीट का प्रोडक्शन करवाया जाता है. बच्चे में शिवरिंग नहीं होती है, बच्चे में कपकपी नहीं होती है. याद रखिएगा इस पॉइंट को. क्वेश्चन नंबर 7. एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन द. एपिडर्मिस लेयर हमारे शरीर के किस पार्ट में थिकेस्ट होती है, मोटी होती है? ऑप्शन ए एल्बो रीजन में, ऑप्शन बी पाल्म्स ऑन द हैंड, ऑप्शन सी फिंगर, ऑप्शन डी हेड. The right answer of this question is option B, palms of the hand. हमारे हाथ की हथेली पर स्किन की एपिडर्मिस लेयर सबसे ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है. क्वेश्चन नंबर 8. मेलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर इज सिक्रीटेड इन. हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल मेलानिन पिगमेंट कहाँ से सिक्रीट होता है? ऑप्शन ए ल्यूसीडियम लेयर, ऑप्शन बी कॉर्नियम लेयर, ऑप्शन सी ग्रेन्युलोसम लेयर, ऑप्शन डी जर्मिनेटिव लेयर. देयर इज अ टाइपिंग एरर, प्लीज इग्नोर इट. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी जर्मिनेटिव लेयर. मेलानिन पिगमेंट का सिक्रीशन हमारे शरीर की स्किन की जर्मिनेटिव लेयर से होता है. क्वेश्चन नंबर 9. A nurse is teaching a client how to use call bell system. एक नर्स क्लाइंट को कॉल बेल सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं. कॉल बेल सिस्टम का मतलब होता है कि पेशेंट के बेड के पास एक बेल लगी है, क्लाइंट को पेशेंट को आवश्यकता हो तो वो तुरंत इस बेल को ऑन कर दे, जिससे कि कोई ना कोई उसके बेड तक उसको हेल्प करने पहुंच जाएगा या उसकी आवश्यकता को पूरी करने पहुंच जाएगा. विच लेवल ऑफ मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स डज दिस नर्सिंग एक्शन एड्रेसेस. इसके अनुसार मास्लो हायरार्की का उपयोग करते हुए आप बताएं कि मास्लो हायरार्की के किस लेवल का इस नर्सिंग एक्शन के द्वारा एड्रेस हो रहा है. ऑप्शन ए सेफ्टी, ऑप्शन बी सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन सी फिजियोलॉजिक, ऑप्शन डी इंटरपर्सनल नीड. मास्लो ऑफ हायरार्की इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. एम्स के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, सो इट इज इंपॉर्टेंट. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सेफ्टी. मास्लो ऑफ हायरार्की आपने पढ़ा होगा, इस तरह का ट्राइंगल होता है, अलग अलग नीड्स होती हैं. मास्लो ऑफ हायरार्की पर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं. सेफ्टी जो नीड है पर्सन की, वो सेकंड लेवल की नीड आती है.
फर्स्ट लेवल पर आती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें पर्सन को खाना, पानी और हवा इसकी आवश्यकता होती है। फर्स्ट लेवल की नीड कंप्लीट होते ही पर्सन सेकंड लेवल में चला जाता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अ कॉल बेल सिस्टम इनेबल्स द क्लाइंट टू कम्युनिकेट विद द स्टाफ एंड सपोर्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कॉल बेल सिस्टम के द्वारा क्लाइंट स्टाफ से कम्युनिकेट कर सकता है और उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी का अनुभव होता है। और सेफ्टी जो है मास्लो और हायरार्की के अनुसार सेकंड लेवल की नीड है। सेल्फ एस्टीम इन्वॉल्व्स इंट्रापर्सनल नीड, द फोर्थ लेवल ऑफ बेसिक नीड। सेल्फ एस्टीम जो है वो चौथे नंबर की बेसिक नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड, एयर, फूड, वाटर एंड आर प्रेजेंट फर्स्ट लेवल ऑफ नीड। फिजियोलॉजिकल नीड फर्स्ट लेवल की नीड है, इसमें एयर, फूड और वाटर को इंक्लूड किया जाता है। इंटरपर्सनल नीड्स इन्वॉल्व लव, बिलोंगिंग, विच आर थर्ड लेवल नीड्स। पर्सन की तीसरे नंबर की नीड या यूं कहें सिक्योरिटी वाली नीड पूरी होने के बाद इंटरपर्सनल नीड्स आती है। उसमें पर्सन चाहता है कि उसे लव, बिलोंगिंगनेस मिले। क्वेश्चन नंबर 10, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रेफर्ड एज अ इन्फेक्शन एक्वायर्ड आवर्स ऑफ एडमिशन आफ्टर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कितने घंटे एडमिशन होने के बाद होने वाला इन्फेक्शन माना जाता है? आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर डिस्चार्ज या फिर ऑप्शन डी आफ्टर 72 आवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer of this question is option A. हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 घंटे बाद यदि पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो इसे आप नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर कितना होता है? ऑप्शन ए 7 to 8 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 6 to 7 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 8 to 9 माइक्रोमीटर या फिर ऑप्शन डी 9 to 10 माइक्रोमीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 7 to 8 माइक्रोमीटर। नॉर्मली यदि हम कहें तो 7.2 म्यूएम या माइक्रोमीटर नॉर्मल आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल का डायमीटर माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी गोल्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। हीमोग्लोबिन is a iron containing pigment found into RBC that carries oxygen from lungs to tissues. हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और ये आरबीसी से जुड़ा रहता है। इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को फेफड़ों से टिश्यूज तक लेकर जाना। सिंपली कहें तो हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है और इनका काम है ऑक्सीजन को फेफड़ों से टिश्यूज तक लेकर जाना। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स 3.34 mg आयरन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो इसमें कितना आयरन होगा, तो आपको बताना है 3.3 mg, 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड्स ऑन द क्लाइंट with C5 fracture and crutch-filled tongues.
आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर किसी वार्ड का राउंड कर रहे हैं और वहाँ पर एक पेशेंट है जिसमें C5 हो रखा है, C5 फ्रैक्चर हो रखा है, सर्वाइकल एरिया का फ्रैक्चर हो रखा है और उसमें क्रच फिल टंग्स लगा हुआ है। विच इक्विपमेंट शुड बी केप्ट एट द बेड साइड। आप ऐसे पेशेंट में जिसमें C5 फ्रैक्चर है, क्रच फिल टंग लगा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के बेड के पास आप निम्न में से कौन सा इक्विपमेंट रखेंगे? ऑप्शन ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स, ऑप्शन बी टॉर्निके इंच, ऑप्शन सी अ पेयर ऑफ वायर कटर, ऑप्शन डी स्क्रू ड्राइवर। The right answer of this question is option B, a torque inch. Let's see the explanation. सबसे पहले हम देखते हैं क्रच फिल टंग्स क्या है। A traction device whose pin are inserted into skull to distract or immobilize the neck. क्रच फिल टंग्स एक ऐसा इक्विपमेंट है या ट्रैक्शन है जिसकी पिनें स्कल के अंदर इंसर्ट की जाती हैं, जिसकी पिन्स को स्कल के अंदर इंसर्ट किया जाता है और इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि पर्सन की नेक को इमोबिलाइज करना, क्योंकि पर्सन के अंदर C5 फ्रैक्चर है। यदि पर्सन की नेक मूव करेगी तो इसके कॉम्प्लिकेशन, फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेटेड होने की संभावना ज़्यादा है और इस एरिया में जब पर्सन को फ्रैक्चर होता है तो उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने की संभावना भी काफ़ी रहती है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमें उसकी गर्दन को इमोबिलाइज करना होगा और इस उद्देश्य से हम उसमें क्रच फिल टंग्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रच फिल टंग्स आर यूज टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन के फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्रच फिल टंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस में मौजूद वर्ड टॉर्निके रिंच की। इट इज केप्ट एट अ बेड साइड टू टाइटन एंड लूजन द स्क्रूज ऑफ क्रच फिल टंग्स। क्रच फिल टंग्स के अंदर जो स्क्रू लगे हुए हैं उन्हें कसने के लिए, टाइट करने के लिए या फिर लूज करने के लिए हम टॉर्निक रिंच का इस्तेमाल करते हैं। आपने घरों में जब प्लम्बर आता है तो उनके पास एक रिंच होता है, ऐसे इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से वो आपकी जो टूटी है, टैप है, उसको पकड़ के टाइट करता है। तो ये भी एक कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, रिंच होता है जिसकी सहायता से हम क्रच फिल टंग्स में लगे स्क्रूज को हम ढीला या टाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन। यदि किसी पर्सन में वेरिकोज वेन कंडीशन है तो इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे? ऑप्शन ए कोल्ड कैलोरी टेस्ट, ऑप्शन बी होमान्स साइन, ऑप्शन सी ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, ऑप्शन डी वेबर टेस्ट। The right answer of this question is option C, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। वेरिकोज वेन के हेतु हम ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एन इन्फेंट वेट 7 pounds एट बर्थ, द एक्सपेक्टेड वेट बाय 1 year शुड बी। एक इन्फेंट जिसका वजन लगभग 7 पाउंड के आसपास है जन्म के समय, और 1 साल बाद इसका वजन कितना होगा? ऑप्शन ए 10 पाउंड, ऑप्शन बी 12 पाउंड, ऑप्शन सी 18 पाउंड, ऑप्शन डी 21 पाउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 21 पाउंड। हम ये बात जानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी का जो बर्थ वेट होता है वो 1 साल बाद 1 year लेटर अप्रॉक्सीमेटली 3 times हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर जन्म के समय बच्चे का वजन था 7 पाउंड, तो 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद बच्चे का वजन हो जाएगा 3 गुना यानी 21 पाउंड, 21 LB। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद रखिएगा 1 kg के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 पाउंड होते हैं। वैसे तो 1 पाउंड होता है, 1 kg होता है 4.52 अप्रॉक्स।
यदि आपसे पूछा जाए कि भाई केजी और पाउंड के अंदर क्या कनेक्शन है, तो आप रफली याद रखिएगा कि लगभग 1 किलोग्राम में 2 पाउंड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज ESR मीन्स? इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंजाइम सिंथेसिस रेट, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या फिर इरेथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर CRPF एग्जाम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR का मतलब है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका उपयोग हम किसी भी डिजीज के प्रोग्नोसिस को पता करने के लिए करते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ पर्सन टू बिकम हेल्दी आफ्टर हैविंग अ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 17, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विथ Ewing's sarcoma. Which symptom would be expected due to this tumor's location? किसी क्लाइंट के अंदर इवनिंग सार्कोमा डिजीज मौजूद है तो आपको बताना है ट्यूमर की लोकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा सिम्टम पर्सन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हेमीप्लेजिया, ऑप्शन बी एफेजिया, ऑप्शन सी नोजिया, ऑप्शन डी बोन पेन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। यदि किसी पर्सन के अंदर इवनिंग सार्कोमा डिजीज कंडीशन है तो उसमें आपको बोन पेन देखने को मिलेगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। दिस टाइप ऑफ सार्कोमा इज अ बोन कैंसर, देयरफॉर बोन पेन वुड बी एक्सपेक्टेड। इवनिंग सार्कोमा जो डिजीज कंडीशन है वो बोन कैंसर है। इवनिंग सार्कोमा जो है वो बोन कैंसर डिजीज है और इसके अंदर बोन पेन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन टीचिंग अ क्लाइंट विथ हाइपोकैलीमिया सेकेंडरी टू डिक्रीज्ड इनटेक, विच फूड वुड बी इंक्लूडेड इन द डाइटरी रिकमेंडेशन? एक क्लाइंट जिसमें हाइपोकैलीमिया कंडीशन है यानी उसकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी है और ऐसा उसके द्वारा पोटेशियम से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन ना करने के कारण हो रहा है, तो आप डाइटरी रिकमेंडेशन में निम्न में से कौन से ऑप्शन को पर्सन को लेने के लिए कहेंगे एज अ फूड सब्सटेंस? ऑप्शन ए कैश्यूज एंड वॉलनट्स, ऑप्शन बी स्प्रिग एंड ब्रोकली, ऑप्शन सी बनानाज एंड एप्रिकॉट्स, ऑप्शन डी मिल्क एंड योगर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोटेशियम हमारी बॉडी स्पेशली हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और एम्स का भी फेवरेट है। सो पोटेशियम से संबंधित एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, चाहे इनकी वैल्यू हो या फिर हार्ट पे इसका इफेक्ट हो, ECG चेंजेस हो या फिर डाइटरी रिकमेंडेशन की बात हो। So the right answer of this question is option C, bananas and apricots. Let's see the explanation. Bananas and apricots are good source of potassium and therefore are recommended for clients who need to increase intake of potassium. जिस भी पर्सन के अंदर पोटेशियम की कमी हो तो आप सिंपली याद रखिएगा बनाना, केला पोटेशियम रिच फूड है, आप उसे बनाना खाने के लिए कहिए। और इसके अलावा एप्रिकॉट्स नाम का एक फल आता है जिसे हिंदी में आप खुबानी कहते हैं। साउथ एशिया स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसके अंदर भी पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, तो आप उसे खुबानी या फिर एप्रिकॉट्स खाने के लिए भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल अवेलेबल होगी और आपकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी मंथ्स डू बेबीज यूज ओनली मदर्स इम्यूनिटी?
कितने समय की उम्र तक बच्चे के द्वारा मदर के द्वारा दी गई इम्यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ्स, ऑप्शन डी नेवर यूज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। 3 महीने की उम्र तक न्यूबॉर्न बेबीज के द्वारा माँ के द्वारा दी गई इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। इसके बाद बच्चों के द्वारा खुद की इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया जाता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। First 3 months, infant uses only natural passive immunity from mothers, that is IgG, to fight against infection. बच्चों के द्वारा शुरुआत के 3 महीनों में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल खुद को इन्फेक्शन से बचाने हेतु किया जाता है और ये इम्यूनिटी बच्चों को माँ से मिलती है IgG के रूप में, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी के रूप में। Then he starts to form his own immunoglobulin और antibodies for active immunity। 3 महीने बाद बच्चे के शरीर में एक्टिव इम्यूनिटी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। वो खुद से इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगता है। उसके बाद उसे मदर की इम्यूनिटी की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती। क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। An adult who is admitted for a cardiac catheterization ask the nurse if she will be asleep during the cardiac catheterization. What is the best initial response for the nurse to make? एक क्लाइंट जिसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर होना है वो आपसे पूछेगा कि क्या मैं इस प्रोसीजर के दौरान सो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा? तो उसके इस क्वेश्चन के जवाब में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यू विल बी गिवन जनरल एनेस्थीसिया। आप कहेंगे कि आपको क्लाइंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, या फिर यू विल बी सिडेटिव बट नॉट एस्लीप। आप कहेंगे कि आपको सिडेटिव दिया जाएगा, आपको हल्की फुल्की बेहोशी जैसी होगी लेकिन आप सोएंगे नहीं। या फिर आप कहेंगे द डॉक्टर विल गिव यू एनेस्थेटिक इफ यू आर हैविंग टू मच पेन। डॉक्टर आपको एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर कर देगा जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। या फिर आप कहेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू अस्लीप, आप क्यों सोना चाह रहे हैं? वॉट विल यू से इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट्स क्वेश्चन? कार्डियक कैथेटराइजेशन इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यू विल बी सिडेटेड बट नॉट अस्लीप। कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के दौरान हम पर्सन को सिडेट करते हैं लेकिन वो स्लिप नहीं होता, होश में रहता है। पर्सन हु आर अंडरवेंट और अंडरगोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन विल रिसीव सिडेटिव बट नॉट पुट टू स्लिप। पर्सन जिसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन होना है उसको आप सिडेटिव्स देंगे लेकिन वो होश में रहेगा, सोएगा नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 21, इन अ बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर्स ड्यू टू। बर्न पेशेंट्स में फ्लूइड लॉस होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, ऑप्शन बी इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन सी पैरालाइटिक इलियस एंड वॉमिटिंग, या फिर नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज। Burn is a important topic for all type of nursing exams. The right answer of this question is option A, increase capillary permeability. सबसे पहले तो यहाँ पर जो वर्ड है कैपिलरी क्या है, ये मान लीजिए आपकी आर्टरीज हैं और ये हैं आपकी कैपिलरीज और ये हैं आपकी वेन्स। आर्टरी, वेन, इनको जो कनेक्ट करता है वो स्ट्रक्चर या वो ब्लड पाइप्स, ब्लड वेसल्स कैपिलरीज कहलाती हैं। आर्टरीज और वेन की तुलना में ये काफ़ी पतली होती हैं, सकरी होती हैं और बर्न के टाइम क्या होता है, इनकी जो परमिएबिलिटी है, हिंदी में बोलें तो पारगम्यता है, वो बढ़ जाती है। पारगम्यता का मतलब होता है इस मेम्ब्रेन, इस कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है उससे सब्सटेंस का अंदर से बाहर आना या बाहर से अंदर जाना बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से अंदर का जो भी फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। सो वी कैन से इंक्रीज कैपिलरी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फ्लूइड लॉस इन द बर्न पेशेंट।
Question number 22, important for ESIC exam. Blood clot floating in the circulation blood. यदि कोई ब्लड क्लॉट किसी पर्सन की ब्लड वेसल में सर्कुलेशन के साथ फ्लो कर रहा है, घूम रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? मान लीजिए ये है ब्लड क्लॉट और ये पर्सन की ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, घूम रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एम्बोलाई, ऑप्शन बी थ्रोम्बस, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी एन्यूरिज्म. Right answer of this question is option A एम्बोलाई. यदि किसी पर्सन के अंदर कोई ब्लड क्लॉट ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के साथ साथ फ्लोट हो रहा है, घूम रहा है, बह रहा है, तो इसे आप एम्बोलाई कहेंगे. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. A blood clot that adheres to the wall of the blood vessel called thrombus. यदि कोई ब्लड क्लॉट पर्सन की ब्लड वेसल में फ्लो ना होकर किसी पर्टिकुलर साइट पर जाकर चिपक जाए, रुक जाए, तो ऐसी क्लॉट को हम कहेंगे थ्रोम्बस. अ मास ऑफ अनडिजॉल्व्ड मैटर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल में बी फ्लोटिंग कॉल्ड एम्बोलाई. और यदि ये ब्लड क्लॉट कहीं पर चिपका नहीं है, कंटिन्यूअसली ब्लड में फ्लो हो रहा है, तो इसे आप कहेंगे एम्बोलाई. थ्रोम्बस क्या है? ब्लड क्लॉट यदि कहीं पर रुक गया, चिपक गया, तो ब्लड क्लॉट कहलाएगा थ्रोम्बस. और थ्रोम्बस को याद रखने के लिए वर्ड याद करिए, ठहरा हुआ. थ्रोम्बस ठहरा हुआ, थ्रोम्बस ठहरा हुआ. और एम्बोलाई क्या है? ये जो मोबाइल हो, एम्बोलाई यानी मोबाइल, चलता फिरता. यानी कोई भी ब्लड क्लॉट यदि किसी पर्सन के अंदर चल फिर रहा है, मोबाइल है, तो उसको आप कहेंगे एम्बोलाई. और यदि ठहरा हुआ है तो कहेंगे थ्रोम्बस. याद रखिएगा थ्रोम्बस क्या होता है, एम्बोलाई क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 23, another very important question for NORCET 2021. Let's see. The nurse responds to the call light of a client who has a history of angina pectoris. आप एक नर्स की तरह एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस का डायग्नोसिस है. वो पर्सन कॉल लाइट के थ्रू आपको अपने पास बुलवाते हैं और कहते हैं, ही टेल्स द नर्स दैट ही इज जस्ट टेकन नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट सबलिंगुअली फॉर एंजाइनल पेन. क्लाइंट आपसे कहेगा कि उसे चेस्ट पेन हो रहा था, एंजाइनल पेन हो रहा था, तो इस वजह से उसने अभी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट ली है और सबलिंगुअल रूट से ली है. व्हाट एक्शन शुड द नर्स डू नेक्स्ट? इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं. इफ द पेन डज नॉट सबसाइड्स विद इन 5 मिनट्स, प्लेस द सेकंड टैबलेट अंडर हिज टंग. यदि पर्सन का पेन टैबलेट लेने के 5 मिनट बाद भी नहीं ठीक होता है, तो 5 मिनट बाद आप दूसरी टैबलेट पर्सन को उसके सबलिंगुअल रूट या टंग के नीचे वाले रूट को इस्तेमाल करते हुए देंगे. ऑप्शन बी, पोजीशन हिम विथ हेड लोअर देन फीट. उस पेशेंट को या आप क्लाइंट को पोजीशनिंग देंगे, उसका जो हेड पार्ट होगा उसको पैरों की तुलना में थोड़ा सा नीचे कर देंगे. या फिर ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर अ नार्कोटिक एज नीडेड फॉर पेन इफ स्टिल हैज पेन इन 10 मिनट्स. या फिर आप उसे नार्कोटिक मेडिसिन, नार्कोटिक पेन मेडिकेशंस देंगे. ऑप्शन डी, कॉल द फिजिशियन एंड अलर्ट द कोर्ट टीम फॉर पॉसिबल इंटरवेंशन. या फिर आप तुरंत फिजिशियन को बुलाएंगे और हेल्प के लिए कोड एक्टिवेट कर देंगे. व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. इस सिचुएशन में हम पर्सन को यदि मेडिसिन लेने के 5 मिनट बाद भी आराम नहीं मिला है, तो 5 मिनट बाद दूसरी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट सबलिंगुअल रूट से देंगे. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. नाइट्रोग्लिसरीन कैन बी गिवन एट 5 मिनट्स इंटरवल फॉर अप टू 3 डोजेज इफ पेन नॉट रिलीव्ड. नाइट्रोग्लिसरीन को हम 5 मिनट के अंतराल से 3 बार दे सकते हैं, 3 टाइम्स दे सकते हैं. यदि पेन ठीक नहीं होता है तो
Positioning with head lower than feet increase cardiac workload and would make the client situation worsen. यदि आपने पेशेंट का हेड पैर की तुलना में ज़्यादा नीचे की तरफ कर दिया, फिट अप हेड डाउन कर दिया, तो इससे उसके हार्ट पर लोड बढ़ जाएगा और पर्सन की स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। PRN narcotics are not usually ordered for a client having anginal pain. Nitroglycerin, a vasodilator, is usually medicine of choice. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि यदि पर्सन में डायग्नोसिस हो रखा है एंजाइना पेक्टोरिस का, तो इस सिचुएशन में हम उसको कभी भी नार्कोटिक मेडिसिन नहीं देंगे। कुछ विशेष रेयर कंडीशंस में ही नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, अदरवाइज नाइट्रोग्लिसरीन उनके लिए परफेक्ट मेडिकेशन है, मेडिकेशन ऑफ चॉइस है। इससे उन्हें 100% रिलीफ मिल जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक वैसोडाइलेटर ड्रग है जो कि पर्सन के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट हेतु मुख्यतः मेन ड्रग के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इस ड्रग का साइड इफेक्ट आपको पर्सन में हेडेक के रूप में देखने को मिल सकता है। At some point the physician will be need to be called, but there is no need to alert the court team for possible intervention. हाँ, कुछ आवश्यकताओं में कुछ जरूरत पड़ने पर आप फिजिशियन को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन आपको कोड एक्टिवेट करने की आवश्यकता यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। Very, very, very important question for CHO exam, Community Health Officer exam 2021. The question is most common cause of postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage यानी PPH का मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए रिटेन्ड प्लेसेंटा, ऑप्शन बी पुअर मैटरनल एफर्ट, ऑप्शन सी एटॉनिक यूट्रस, ऑप्शन डी lack of skilled birth attendant. The right answer of this question is option C, atonic uterus. Atonic uterus postpartum hemorrhage का most common cause है। अब ये एटॉनिक यूट्रस क्या है और ये PPH का कारण क्यों है? Let's see. Atonic uterus or uterine atony is a failure of uterus to contract adequately following delivery. फीटस की डिलीवरी होने के बाद जो यूट्रस है उसका प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाना, उसमें प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाना, संकुचन नहीं हो पाना, यूट्राइन एटोनी कहलाता है। यानी कि जो फीमेल का बर्थ के बाद यूट्रस है वो अपनी जैसी स्थिति है उसमें ही रह जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसे ही यूट्राइन एटोनी कहते हैं। यहाँ पर वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। एटोनिक यूट्रस कह दीजिए या फिर एटोनी कह दीजिए, इन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, टोन। यूट्रस की टोन यानी उसके अंदर मूवमेंट का अभाव होना, एटोनिक, एब्सेंस ऑफ टोनिसिटी और मूवमेंट, एब्सेंट ऑफ टोन is known as uterine atony. Contraction of uterine muscles during labor compresses the blood vessel and slows flow, which helps to prevent hemorrhage and facilitates coagulation. अब यूट्रस का डिलीवरी के बाद जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्रस गर्भाशय में जो संकुचन होते हैं वो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करते हैं। संकुचन के कारण, कॉन्ट्रैक्शंस के कारण यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं, बीवी है, वहाँ उसमें कंप्रेशन होता है, दबाव होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है, कुछ धीमा हो जाता है और इस कारण से वहाँ पर क्लॉट का निर्माण होने लगता है और इससे ब्लीडिंग होने की संभावना कम हो जाती है। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण वहाँ मौजूद ब्लड वेसल्स में कंप्रेशन हुआ, उन पर दबाव पड़ा तो ब्लड का फ्लो डिक्रीज हुआ और ब्लड का फ्लो डिक्रीज होने से वहाँ पर क्लॉट का निर्माण हुआ और ब्लीडिंग की संभावना लगभग खत्म हो गई। लेकिन यदि मान लीजिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, एटॉनिक हो जाएगा, तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स पर दबाव नहीं पड़ेगा, ब्लड वेसल्स पर दबाव नहीं होगा तो ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा होगा, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं होगा तो फिर ब्लीडिंग होगी और यही तो होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। ब्लीडिंग का डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है, PPH कहलाता है।
Therefore, a lack of uterine muscle contraction can lead to an acute hemorrhage as vasculature is not being sufficiently compressed. इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड वेसल्स पर कंप्रेशन या दबाव ना होने के कारण एक्सेस ब्लीडिंग होगी. यूट्राइन एटोनी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज. यूट्राइन एटोनी को इसी वजह से हम पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद होने वाले ब्लीडिंग का सबसे बड़ा कारण मानते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर? निम्न में से कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का उदाहरण है? ऑप्शन ए विक्राइल, ऑप्शन बी पॉलिस्टर, ऑप्शन सी क्रोमिक कैटगट, ऑप्शन डी मोनोक्राइल. The right answer of this question is option A, that is polyester. There is a typing error, so please ignore it. Polyester suture is an example of non-absorbable suture. So everyone, this was our today's video. How was the video? Please tell us in comment section below. If you think this video is helpful, then please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel for nurses preparation for more such interesting and educative videos. This video's PDF you can download from our Telegram channel. Its link given below in description box. Thank you so much and best of luck for your exams.